वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी बायोलॉजी एडुकेटर जूही मिश्रा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर कंपटीशन। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक से कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 15। तो एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे आप पॉइंट्स देख पा रहे हैं, पहला कि अ सिंगल मेज रूट apical meristem can be give rise to more than 17,500 new cells per hour। यानी कि मेज में जो एपिकल रूट मेरिस्टेम की एक सेल की कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, वो एक घंटे में 17,500 होती है। मींस काफी ज्यादा स्पीड है। ये एक्चुअल डेटा एग्जाम में पूछता है नीट कॉम्पिटिशन्स के लिए। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि वाटरमेलन की जो सेल होती है वो अपनी साइज में, अपनी वॉल्यूम में 3.5 लाख टाइम्स तक इंक्रीज हो सकती है। रूट एपिकल मेरिस्टेम की सिंगल सेल जियामेज में 17,500 टाइम्स डिवाइड कर सकती है। 3.5 लाख टाइम्स तक वाटरमेलन की एक सेल अपनी वॉल्यूम में बढ़ सकती है। एरिथमेटिक ग्रोथ रेट वो होती है जिसमें केवल एक डॉटर सेल थ्रू आउट डिवाइड करती है, जबकि जो दूसरी डॉटर सेल होती है, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनती हैं, एक डिवाइड नहीं करती और एक डिवाइड करती है। तो जो डिवाइड नहीं करती वो डिफरेंशिएट कर जाती है और मैच्योर होने के बाद वो फंक्शन परफॉर्म करती है। जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट वो है जिसमें सभी डॉटर सेल्स इक्वली डिवाइड करेंगी और फ्यूचर में फिर और डॉटर सेल्स बनाएंगी। और सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व के लिए अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एस शेप का कर्व आएगा जिसको सिग्मोइड कर्व कहते हैं। इसमें लैग फेज, लॉग फेज और स्टेडी स्टेट 3 फेजेस होते हैं। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इज द इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में ग्रोथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। रिलेटिव ग्रोथ रेट का मतलब इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, यानी कि ओवरऑल जो एक पर्टिकुलर टाइम पर जो ग्रोथ हुई है और आप उसको कंपेयर भी करें कि पहले इतनी थी अब इतनी है, यानी ये रिलेटिव ग्रोथ रेट है। रिलेटिव ग्रोथ रेट को एफिशिएंसी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, EI भी बोलते हैं। और कोई भी सेल अगर वो फंक्शन करने लग जाए, अपनी डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर दे, तो आप उसको डिफरेंशिएटेड सेल बोलेंगे। मैकेनिज्म को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, जिसमें जो सेल है मेरिस्टेम की या मेरिस्टेमेटिक सेल, वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज हो जाती है और फंक्शन करने लगती है और वो डेवलप हो जाती है प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज में, जैसे प्राइमरी जाइलम का फॉर्मेशन, प्राइमरी फ्लोएम का फॉर्मेशन, लाइक दिस। डी डिफरेंशिएशन का मतलब जैसे किसी भी प्रोसेस में अगर डी शब्द लगा हुआ है, DE, तो इस शब्द का लिटरल मतलब होता है रिमूवल। कोई भी चीज कहीं से निकल जाती है, जैसे डी कार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। ऐसे डी डिफरेंशिएशन का मतलब जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू वापस से डिवाइडेड सेल्स में या मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाए और वो फिर से अपनी डिवीजन की कैपेसिटी को रिज्यूम कर ले, तो उसको डी डिफरेंशिएशन और सेल को डी डिफरेंशिएटेड सेल बोलते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम्स का बनना, कॉर्क कैम्बियम का बनना, ये एग्जाम्पल डी डिफरेंशिएशन में आएगा। देन आफ्टर रीडिफरेंशिएशन क्या होता है? रीडिफरेंशिएशन इज द फॉर्मेशन जिसमें कि जो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाती है। कैन वी से कि वापस सेल जब फंक्शन करने चली जाती है डिवीजन की कैपेसिटी को लूज करके, तो वो रीडिफरेंशिएटेड सेल कहलाती है। जैसे सेकेंडरी जाइलम का बनना, ये मेच्योरिटी में होता है और सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से बनेगा, जिसको वुड कहते हैं। प्लांट में डेवलपमेंट जो होती है उसका एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। एक एग्जांपल लेंगे, प्लास्टिसिटी, यानी कि कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन्वायरमेंट के हिसाब से प्लांट के स्ट्रक्चर्स को चेंज होने के लिए। हेट्रोफिली कॉटन में हेट्रोफिली मतलब एक ही प्लांट में 2 प्रकार की लीफ होती है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में उसका नेचर अलग होगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अलग होगा। कोरिएंडर में भी ऐसे ही होता है, लार्क स्पर में भी ऐसे ही होता है, जिसमें जुवेनाइल लीव्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं और मैच्योर स्टेज की लीफ डिफरेंट होती है।
स्पेस अलग होता है, एरिया अलग होती है, कटिंग्स इन सीजन्स अलग अलग होते हैं। बटर कप में जो हेट्रोफिली है क्लास, इसमें टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट की पत्तियां अलग अलग होती हैं, क्योंकि अंडर वाटर जो होती है उसको ज्यादा सरफेस एरिया फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं चाहिए, तो वो रिड्यूस्ड होती हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाली जो सरफेस एरिया लीफ की होती है वो ज्यादा होती है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को आप डिवाइड करेंगे और इनिबिटर्स और प्रोमोटर्स के कैटेगरी में, और ये कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पर्टिकुलर प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑक्सीन है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। इसमें इंडोल 3 एसिटिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीन है, ये आपका इंडोल का डेरिवेटिव है, जिसमें एडेनिन का डेरिवेटिव N16 फरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन, काइनेटिन कैरोटेनॉइड्स का डेरिवेटिव है, एब्सिसिक एसिड टार्पीन्स का डेरिवेटिव है, जिब्रेलिक एसिड गैसेस, ठीक है, टार्पीन्स में जिब्रेलिक एसिड है, और गैसेस का जो डेरिवेटिव है वो इथाइलिन है। इट मीन्स कि जैसे इथाइलिन है गैसेस हार्मोन है, वोलेटाइल है, ठीक है। कैरोटेनॉइड जो डेरिवेटिव्स हैं उसमें एब्सिसिक एसिड है, 6 फरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन में काइनेटिन है, और टार्पीन्स का डेरिवेटिव जिब्रेलिक एसिड है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं उसमें ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड। इनिबिटर्स के ग्रुप में एब्सिसिक एसिड, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं प्लांट्स में, और इथाइलिन के पास दोनों चीजों की प्रॉपर्टी होती है, वो इनिबिटर की तरह और प्रोमोटर की तरह, दोनों की तरह बिहेव करता है। ज्यादातर ये रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रूट राइपनिंग के लिए। इसके आगे के कंटेंट्स को हम अगले वीडियो में कंडक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। एक बार रिवाइज कर ले, कॉम्पिटिशन्स में बैठने के पहले अब 17 जुलाई को नीट है, और जुलाई के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीक में आपको CUET का एग्जाम देना है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। CUET में वेल सिलेबस तो 12th का आएगा, लेकिन जब आप BSc की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो ये सारे कंटेंट्स 11th 12th NCERT के वापस आएंगे वहां पे। सो स्टक विथ NCERT ऑल द टाइम, क्योंकि बेस डेवलप करने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो NCERT है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा रहा, ठीक है। थैंक यू।